बैठ जाइए। इसके पहले पत्र हमने आप लोगों को कराए थे, बहुत सारा तरह के पत्र भी दिखाए थे आपको, है ना। एक उसमें से नीले रंग का जो था वो अंतर्देशीय पत्र था, है ना। और फिर लिफाफे में लिफाफा दिखाया था, उसमें कैसे पत्र रख के आप भेज सकते हैं। और एक पोस्ट कार्ड भी दिखाया था आपको, है ना, कितने तरह के होते हैं पत्र। और पत्र के द्वारा हम अपनी जो भी हमें बताना चाहते हैं उसी को हम लिख करके भेज सकते हैं। पहले समय में पत्रों का चलन बहुत होता था, है ना। आजकल और कौन से जरिए हैं जिनके द्वारा हम फोन से, हाँ, हम लोग फोन से बात कर लेते हैं। फोन से तो मिनटों में किसी से भी हम बात उसी समय पता चल जाती है उसके हालचाल। पर पहले समय पे इतने फोन नहीं हुआ करते थे, है ना। अच्छा, और क्या जरिया है जिससे हम संदेश भेज सकते हैं? कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा भी हमको, हाँ, जो भी लिखना है हम उसी समय लिखते हैं और वो मिनटों में वहां पहुंच जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पत्र लिखते थे, पत्र को डाक में डाला जाता था, फिर डाक के द्वारा वो पत्र पहुंचता था। अगर हमारे देश में है तो जल्दी पहुंचता था, अगर कोई विदेश में है तो थोड़ा समय भी लगता था उसमें, है ना, तो थोड़ा सा देर से चलता था। तो उस पत्र में ही सारे हालचाल घर के या जहां पे आप जा रहे हैं वहां के लिखे जाते थे। ठीक है, आप लोगों में से किसी के घर में कोई बाहर रहता है जिसको आप पत्र लिखते हो? भाई बहन हो, मम्मी पापा हो किसी के, या कोई रिश्तेदार, कोई पत्र लिखता है घर में? हाँ, फोन से हालचाल पूछ लेते, पत्र कभी नहीं लिखते आप, हैं? अच्छा, कोशिश किया करिए, अब आप अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखिए। हाँ, फ्रेंड्स को पत्र लिख सकते हैं, या आप अपने किसी मित्र को, या आप अपने रिश्तेदारों में भी पत्र लिख सकते हैं। पहले तो शादियों में जब बुलाते थे, न्योता देते थे, तो वो भी पत्र द्वारा न्योता दिए जाते थे, है ना। और बहुत पहले से पत्र भेज दिए जाते थे, है ना। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप पत्र लिखें। और हमने आपको पत्र की सबसे मुख्य बात ये बताई थी कि जब भी हमारे हाथ में किसी का पत्र आता है तो उसमें सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि ये पत्र किसको लिखा गया है, किसने लिखा है, कहाँ से ये पत्र आया है और कब लिखा गया है। चार मुख्य बातें क्या होती हैं कि कहाँ से पत्र आया है, कब लिखा गया है, किसको लिखा गया है और किसने लिखा है। ठीक है, तो अब ये पत्र हमने उठाया है, और ये पत्र किसने लिखा है? किसने? विवेकानंद ने, क्योंकि इन्होंने अपना नाम आखिरी में, देखिए जो लिखता है पत्र वो आखिरी में अपना नाम देता है। और ये पत्र कहाँ से लिखा गया है? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और किस तारीख को लिखा गया है? गर्मी की छुट्टियों में, ग्रीष्म काल 1894, है ना। अच्छा, और किसको लिखा है ये? शशि को ये पत्र लिखा है। तो अब हम लोग पत्र में देखते हैं, इस पत्र में ये बाहर विदेश में है, शिकागो में है, और वहां पे इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और इतना अच्छा बोले थे वो इस सम्मेलन में कि सारी दुनिया को, सारे लोगों को इन्होंने चकित कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था। इतना बढ़िया बोलते थे। और ये जब बोलते थे तो कोई तैयारी नहीं करते थे, ऐसे ही खड़े होके बोलते थे और बहुत बढ़िया बोलते थे। तो जब ये शिकागो गए थे, वहां से इन्होंने पत्र जो है भारत में शशि को लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो पत्र में क्या लिखते हैं। ठीक है, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए मतलब मालूम हुए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्र इनके पास शशि का आया था, है ना। इसका मतलब पहले शशि का पत्र इनके पास आ चुका था, जिसमें उसने अपने घर के बारे में सब हालचाल बताए थे, और उनको वो लिख रहे हैं कि तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए, यानी सभी बातें मालूम हुई। रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है। अब इस लड़की ने लिखा होगा कि यहाँ पर रामकृष्ण महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, क्या किया क्या नहीं, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। समझ में आया क्या कह रहे हैं वो? कि जो महापुरुष हैं या जो महान लोग हैं वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, वो अपना नाम करने के लिए नहीं आते हैं, है ना। वो ये नहीं कहते कि मेरा नाम हो जाए इसलिए मैं ये काम करूं। वो अच्छा काम करते हैं इसलिए उनका नाम होता है ना। तो नाम करने के लिए नहीं, वो अपने काम के लिए आते हैं। परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। हाँ, तो वे कह रहे हैं कि महापुरुष लोग जो है वो शिक्षा देने के लिए आते हैं, अपना नाम करने के लिए नहीं आते। लेकिन जो उनके चेले होते हैं,
जो उनको मानते हैं, वो उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करते हैं, है ना, कि वो विवाद करते हैं। विवाद मतलब बहस करते हैं कि नहीं नहीं वो फलाने अच्छा है, नहीं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, इस तरह की बातें करके वो कहते हैं उनके जो उपदेश है उनको भी पानी में बहा देते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। इतिहास मतलब जो बीत चुका है ना, जो बीत चुका। तो ये जो बहुत सारी बातें जो बीत चुकी हैं, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, और यही हम संसार का इतिहास है। और क्या करते हैं ये लोग, कैसे नाम करने के लिए विवाद करते हैं, है ना, अपने अपने महापुरुषों के बारे में बोल बोल करके, और ये विवाद करके उनका जो किया धरा है, जो उनके उपदेश है, उन सबको पानी में बहा देते हैं, यानी बेकार कर देते हैं। तारक दादा की बातें मद्रास से सब मालूम हो गई। वहां के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा, तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चे, समझे? अब काम करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, हाँ, तारक दादा जो है, तारक जो है उनके बारे में बता रहे हैं कि मद्रास से सब बातें तुम्हारे बारे में मालूम हुई और वहां के लोग तुमसे बहुत खुश हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ दिन वहीं पे जाकर उनके पास रहो तो बड़ा अच्छा हो, और तन मन से काम में लग जाओ, है ना, कि ये समय जो यंग एज का होता है, ये गप्पे लड़ाने का और पूजा या घंटी हिलाने का खाली बोलने से नहीं काम चलता है। वो कह रहे हैं कि अब काम करना होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है ना, काम भी करना होगा। और अगर तुम वहां जाकर के रहो और वहां के लोग तुमसे बहुत खुश हैं तो बड़ा अच्छा होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। अब देखो बेटा, जो जो नाम लिए गए हैं वो उनके परिवार के लोगों के नाम है ना। तो वो जो लड़की ने, शशि ने जो पत्र लिखा था, उसने बताया होगा तारक दादा के बारे में, है ना, कि वो मद्रास गए थे। फिर निरंजन के लिए लिखा कि भाई उसको गर्म कपड़े चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ वाले लोग जो है गर्म कपड़े कहाँ से मंगाते हैं, यूरोप और भारत से। तो अगर भारत में ही कपड़े वापस भेजने हो तो क्या फायदा, है ना। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। कह रहे हैं जो मैं कपड़ा अमेरिका में खरीद के उसके लिए लाऊंगा तो वो कलकत्ता में उसके आधे से भी आधे दाम में मिल जाएंगे, यानी चौथाई दाम में वो चीज वहां पर मिल जाएगी। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। अब भारत का तो उन्होंने बता दिया कि कलकत्ता में चौथाई दाम में मिलेंगे, और यूरोप का वो कह रहे कि कोई भरोसा नहीं कि मैं कब जाऊंगा। मेरा कुछ अनिश्चित है, कि मेरा कुछ पक्का नहीं है, यहाँ किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है, कि मतलब इतना काफी है कि यहाँ किसी तरह से काम चल रहा है। मेरा कुछ पक्का नहीं कि मैं यूरोप कब जाऊंगा, और जो कपड़े तुमने मांगे हैं वो कलकत्ता में चौथाई दाम में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका में कपड़े महंगे हैं, है ना। इसका मतलब वहां पे कपड़े महंगे। और महंगे क्यों हैं, क्यों महंगे हैं कपड़े? वहां बनते नहीं है, वो कहाँ से मंगाते कपड़े? वो यूरोप और भारत से वो तो खुद ही मंगा रहे हैं, तो वहां पर जाते जाते वो कपड़ा महंगा हो जा रहा है। यहाँ ये बड़ा मजेदार देश है। अब वो उस देश के बारे में बता रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने अपने घर के वाले जो लोगों ने चीजें मंगाई हैं या जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है, अब वो उस जगह के बारे में बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा मजेदार देश है, गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी, कि बैसाख सबसे गर्म महीना माना जाता है ना, तो बंगाल में जब बैसाख का महीना होता है एकदम गर्मी होती है, कहती वैसी गर्मी यहाँ पड़ रही थी। तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा, मतलब कहते कभी तो एकदम गर्मी पड़ती है और कभी इलाहाबाद में जैसे माघ का महीना होता है। आजकल कौन सा महीना चल रहा है, माघ का महीना चल रहा है ना, तो इस समय सर्दी है कि नहीं। तो मतलब कहते मौसम ऐसा होता है कि कभी तो बिल्कुल गर्मी लगेगी कि बैसाख की गर्मी, और कभी एकदम ठंडा हो जाता है। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन हो, कहते 4 घंटे में मौसम में इतना परिवर्तन हो जाता है कि एकदम गर्म हो जाता है तो कभी एकदम ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये देश कैसा है, मजेदार है ना। तो कह रहे हैं बड़ा मजेदार देश है कि कभी तो यहाँ पर बैसाख जैसी गर्मी हो जाती है, जैसे बंगाल में बैसाख के महीने में गर्मी पड़ती वैसा हो जाता है, और कभी एकदम माघ के महीने जैसे इलाहाबाद में ठंडक पड़ती है ना, इलाहाबाद और लखनऊ का एक जैसा ही मौसम होता है ना, तो कहते माघ का जैसे महीने में ठंडक होती है वैसा हो जाता है। यहाँ के होटल की बात क्या लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 रुपए रोजाना एक कमरे को
का किराया है, खाने का खर्च अलग। अब बेटा ये कब की बात है, किस सन की? अब कितने साल हो गए, अब कितने साल हो गए 1854 और अब में? जल्दी से बताओ। 1854, अब 1954, तो 100 साल यही हो गए। और 54 के बाद अब कितना हो गया, 2008, तो 14 साल और हो गए, है ना। तो 14 साल मतलब 114 साल पहले की बात है। अब जो भी इसमें कंपैरिजन है वो आपको उस तरह से करना है कि उस जमाने में, मतलब आज से लगभग 100 साल से भी ऊपर के समय में 5000 रुपए रोजाना का एक कमरा मिलता था। तो आज के सोचो कितना महंगा होगा, है ना। और कहते खाने का खर्च अलग से, मतलब वो केवल किराया है। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं, यानी पानी की तरह खर्च होने का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल बहुत खर्चा करना पड़ता है। मैं शायद ही कभी होटल में ठहरता हूँ कि भाई इतना महंगा है तो कोई होटल में कैसे ठहर सकता है, तो कहता मैं शायद ही बहुत जरूरी कभी होता है तो मैं होटल में रुकता हूँ। प्राय अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं कि अब यहाँ अमेरिका के लोग जो हैं वो मुझे जानने लगे हैं, तो मैं अधिकतर कहाँ रहता हूँ, होटल में। तो कह रहा है मैं शायद ही कभी रहता हूँ, है ना, उनके घरों में रहते हैं। अतः जहां कहीं जाता हूं लोग मुझे खुले हृदय से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। यानी कि खुले हृदय से मतलब आराम से इनको अपना मेहमान बना लेते हैं, अपना अतिथि बना लेते हैं, और ये उनके घरों में ही रहते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। केंद्र मतलब सेंटर, बीच में, है ना। जैसे कोई गोला होता है ना, अगर कोई गोला होता है तो उसका ये क्या हुआ, ये हुआ केंद्र, है ना। तो वो बता रहे हैं कि शिकागो में जो हेल का घर है वो मेरा केंद्र है, यानी कि मैं अधिकतर वहीं रहता हूँ। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। यानी कि ये उस हेल परिवार के बारे में बता रहे हैं कि वहां की जो उनकी जो पत्नी है उनको ये क्या कहते हैं, माँ कहते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो उनके क्या कहते हैं, दादा कहती हैं। और कहते हैं इतना अच्छा परिवार, दयालु मतलब सबका दया रखने वाले, और इतने अच्छा परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितनी दया है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला जगह कष्ट में पड़ा हुआ है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, किसी काम में लगा देने के लिए। अगर मतलब ये परिवार के ये इतनी भलाई मतलब बड़ाई कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं ये एक ऐसा परिवार है कि अगर इन्हें दूर से खबर भी मिल जाए कि अरे थोड़ी दूर पर एक आदमी पड़ा हुआ है, उसके पास कोई काम भी नहीं है और खाने को भी नहीं है, तो वो पति पत्नी दोनों वहां चले जाते हैं, उसके लिए खाना ले जाते, कपड़े ले आते, जो कुछ उसको, और उसे काम भी दिलाते हैं, है ना। तो मतलब इतना अच्छा ये परिवार है, तो सोचो ये इनका भी कितना ध्यान रखते होंगे। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश अथवा समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिख पड़ती है वैसी ही यहाँ भी है। समझ में आया? हाँ, कि जैसे अंग्रेज लोग हैं, अमेरिका के लोग भी लगभग वैसे ही हैं। केवल इनमें फर्क क्या है कि गर्मियों में ये घर छोड़कर या तो किसी और देश में चले जाते हैं या समुद्र के किनारे रहते हैं। पुस्तकें आदि भी सही हैं, सही पर कीमत बहुत ज्यादा है। कह रहे पुस्तकें आदि हैं सही, मतलब पुस्तकें वगैरह तो बहुत सही हैं, लेकिन कीमतें उनकी पैसे बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कोलकाता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। कह रहे हैं कि जितनी कीमत की वहां पर पुस्तक है उतनी तो कोलकाता में ये 5 गुनी कीमतें मिलती हैं। अच्छा, बार बार कोलकाता का नाम क्यों ले रहे हैं, कोई बताएगा? हाँ, नहीं तो कोलकाता के बारे में क्यों बार बार लिख रहे हैं? इतना बड़ा भारत देश है, किसी और देश शहर के बारे में। हाँ, नहीं, और सोचो, क्योंकि ये खुद कोलकाता के रहने वाले थे, समझ गए। अब हम अगर कहीं बाहर जाके रहेंगे तो हम किससे तुलना करेंगे? अरे हमारे लखनऊ में तो इतने में ये चीज मिल जाती है, तो हम लखनऊ की बराबरी करेंगे कि नहीं, है ना। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी और देश में चले जाते हैं और हम कुछ बताएंगे, कोई चीज कंपेयर करेंगे, तो हम अपने ही शहर से तो चीजें कंपेयर करेंगे। तो हम कहेंगे अरे इतने में तो लखनऊ में खूब घूमने को मिल जाता है, हमारे यहाँ लखनऊ में तो ऑटो इतने रुपए में चला जाता है, हमारे लखनऊ में तो बस में इतना,
में मिल जाता है, तो हम हर चीज लखनऊ से बराबरी करेंगे। यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के, तो ये हर चीज में कोलकाता से बराबरी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने की किताबें यहाँ महंगी है उससे तो 5 गुनी कोलकाता में मिल जाएंगी। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते, यानी कि ये लोग वस्त्र जो है, वस्त्र का उत्पादन मतलब कपड़े नहीं बनाते हैं, है ना। ये कल औजार आदि बनाते। कल औजार किसको कहते हैं? हाँ, कल औजार, औजार किसको कहते हैं? हाँ, जो औजार होते हैं। कल मतलब पुर्जे, जो कारखानों के पुर्जे होते हैं उनको बनाते हैं। और गेहूं रुई आदि पैदा करते हैं। हाँ, यानी कि खेती में भी केवल गेहूं और रुई की आदि खेती करते हैं। यह बस यहाँ सस्ते समझो कि मतलब केवल क्या चीजें सस्ती हैं यहाँ पे? गेहूं, रुई और कल पुर्जे, है ना, और औजार, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सस्ती हैं। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं, यानी फल जो है बहुत ही तरह के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर खूब मिलते हैं। अनानास भी बहुत है, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। आम की पैदावार कहाँ ज्यादा होती है? हमारे देश में, है ना। और लखनऊ में खास कोई जगह है जहाँ पर कि आम की पैदावार बहुत बढ़िया होती है, जिसका नाम सुनाओ? मलियाबाद में, है ना। तो कह रहे हैं कि आम और लीची जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन बाकी सभी फल यहाँ खूब मिलते हैं। एक तरह का साग है, उसे स्पिनाक कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौराई के साग की तरह स्वाद आता है। जैसे हमारे देश में चौराई का साग बनता है, वैसा ही यहाँ पर भी एक साग मिलता है। और एक दूसरे प्रकार का साग है जिसे ये लोग एस्परेगस कहते हैं। यह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगो की डंठल की तरह लगता है ना, कि ये एस्परेगस का साग यहाँ मिलता है। और दूसरा क्या है? स्पिनाक। तो हमारे देश से किससे तुलना की है? चौराई के साग से। और एस्परेगस की है डेंगो, यानी मरसा की डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती है, यानी कि और उड़द की दाल यहाँ नहीं मिलती है और नई कोई दालें नहीं मिलती है। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं है, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं दालों के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। खाने में यहाँ भात, पाव रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न विभिन्न किस्में मिलती हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? भात मतलब चावल, और पाव रोटी यानी कि ब्रेड वगैरह खूब मिलती है, और मछली और गोश्त। यहाँ दूध मिलेगा, दही, हाँ दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आव भगत से अधिक मिलेगा, यानी मट्ठा तो बहुत ज्यादा मिलता है ना, क्योंकि मक्खन निकालते हैं। क्रीम सदा हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती। क्रीम क्या होता है, कोई बताएगा? मलाई, जो कच्चे दूध से जो निकालते हैं उसे क्रीम कहते हैं। तो चाय में, कॉफी में, सब तरह के खाने में, यानी कि सब चीज में क्रीम ये लोग डालते हैं। क्रीम मलाई नहीं है, समझ में आया? अब यहाँ पे ये कह रहे क्रीम मलाई नहीं है, किस चीज से बनता है बताओ? कच्चा दूध। कच्चे दूध से जो मलाई की तरह निकाल लिया जाता है उसे क्रीम कहते हैं। जाड़ा हो चाहे गर्मी, दिन हो या रात, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है कि यानी कि ठंडा पानी यहाँ खूब मिलता है। हाँ, ये विज्ञान वेत्ता मनुष्य ठहरे, बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है। सुनकर हंसते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? शाम के टाइम ठंडा पानी मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ उन लोगों को ये चीज बताओ कि ठंडा पानी पीने से जुकाम हो जाएगा, तो वो लोग हंसते हैं, कह रहे इससे कहीं जुकाम होता है। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार, बेशुमार मतलब खूब तरह की आइसक्रीम तरह की मिलती है, और तरह तरह के आकार की भी मिलती है। नियाग्रा 7-8 दफे देख चुका हूँ। नियाग्रा के बारे में जानते हैं? नियाग्रा फॉल एक है जगह जो कनाडा और अमेरिका को अलग अलग करता है। बहुत ऊंचे से पानी इसमें गिरता है, ठीक है, और संसार का सबसे बड़ा फॉल इसको कहते हैं, नियाग्रा फॉल। तो कह रहे हैं कि ये तो मैं 7-8 बार देख चुका हूँ। निसंदेह बड़ा सुंदर है, परंतु जितना तुमने सुना है उतना ही, मतलब ऐसा भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, जैसा सुना है कि हाँ सुंदर है उतना ही है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता, कि वे अपने में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इनको बहुत ज्यादा पत्र लिखने का समय नहीं मिलता है। यहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिख कर नहीं देता, और जब इनको कहीं बोलना होता है
है ना। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा कागज पे लिख करके तैयार कर लेते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो भी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं व्याख्यान जो है वो भी लिख करके नहीं देता हूँ, बस खड़ा हुआ और कह चला। यानी कि इतने इतने इनके इंटेलिजेंट थे, इतनी अच्छी उनकी बातें होती थी कि बस वो खड़े होते थे और बोलना शुरू कर देते थे। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा, यानी सब में सबको जगाना होगा, सब में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? कमर कसकर खड़े हो जाओ, हाँ, मतलब आलसपना छोड़ दो, सुस्ती छोड़ दो और कमर कसकर मतलब तैयार हो जाओ। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब ये हुआ कि बस तैयार हो जाओ, कमर कसकर खड़े हो जाओ, यानी कि किसी चीज के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ पर अंत में ये बोल रहे हैं, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। वो कह रहे हैं कि उठो, उसको जागरण कर रहे हैं। शशि किसको कर रहे हैं? शशि को, कि अब उठो, जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक रुको मत, है ना। आपका जो भी लक्ष्य है, आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आपके छोटे छोटे लक्ष्य, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा लक्ष्य ही हम जिंदगी में सोच के बैठे कि हमें तो ये बनना है, तो यही एक लक्ष्य हो, है ना। आपके रोज के लक्ष्य हो सकते हैं कि आज मुझे ये काम पूरा करना ही है ना, आज मुझे ये खत्म करना ही है, अपना ये काम, घर वाला गृह कार्य दिया जाता है आपको, या आपको घर पे कोई काम होता है तो इसको करके ही छोड़ना है। तो ये जब तक उठो, कमर करके तैयार हो और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक मत रुको। कौन लोग रुकते हैं? जो आलसी होते हैं, समझ गए, जो आलस करते हैं उनके लिए कहा गया। वो कह रहे हैं जो अपना ही स्वार्थ देखता है ना, जो सिर्फ अपने बारे में, स्वार्थ मतलब अपने बारे में सिर्फ सोचता है, आराम तलब है, यानी कि हर समय उसको आराम करने का ही मन करता है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। वो कहते हैं ऐसे इंसान के लिए नरक में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है वो आलसी हैं। जो अपनी जिद के सामने सबका सिर दुखा देना चाहते हैं वे हमारे कोई नहीं। तो यहाँ पे अंत में वो क्या कहते हैं, किन लोगों के बारे में? वो कहते हैं कौन कौन लोगों के बारे में? कि जो अपना स्वार्थ देखता है और आराम तलब है। आराम तलब का मतलब कौन हुआ? वो आलसी, है ना। उसके लिए वो कहते हैं नरक में भी जगह नहीं है ना। यानी कि किन लोगों के लिए संसार में जगह है? जो कमर कस के तैयार हो गए, जो अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, जो खड़े हुए हैं, है ना, वही, उन्हीं के लिए संसार में जगह है। कह रहे हैं ऐसे आदमियों के लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। और जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, जो आलसी हैं और अपनी जिद के आगे सबका सिर झुकाते हैं, है ना, वो हमारे कोई नहीं। यानी हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं रख। इसका मतलब क्या हुआ विवेकानंद का? कि हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए जो आलसी हैं और अपना स्वार्थ सोचते हैं, है ना। तो उन्हीं लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए जो लोग अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं और अपना समय पर काम करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे, फिर इसका अभ्यास हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है।